तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि PHPMyAdmin क्या होता है और उसका क्या काम होता है। तो PHPMyAdmin खोलने के लिए हम फिर से अपने वेब ब्राउज़र को खोलते हैं, उसमें लोकल होस्ट के बाद लिखते हैं PHPMyAdmin और एंटर पर क्लिक करते हैं। तो ये जो खुलता है ये होता है PHPMyAdmin का इंटरफेस। PHPMyAdmin बिना MySQL लैंग्वेज जाने डाटाबेस पर काम करने की यूटिलिटी है। यानी कि अगर आप कोई डाटाबेस बनाना चाहते हैं या कोई टेबल बनाना चाहते हैं उस डाटाबेस में, तो ये सब काम PHPMyAdmin में आसानी से किया जा सकते हैं। नहीं तो हमें MySQL सीखनी होती है पहले, उसके बाद बहुत सारी कमांड सीखनी होती हैं। इसमें हमें वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे एक इंटरफेस होता है, बटन्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, उन सब की मदद से हम आसानी से जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल जो PHPMyAdmin का इंटरफेस है इसमें हमें दिख रहे हैं कि कुछ डाटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ये सिस्टम पहले से ही क्रिएट करता है। इसके अलावा और अगर हम डाटाबेस बनाना चाहें तो उसके लिए हम इस डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा होता है क्रिएट डाटाबेस। यहाँ पे हमें डाटाबेस का नाम देना होता है। यहाँ पे कॉलोशन यानी कि जो कैरेक्टर सेट होता है, जिसकी लैंग्वेज वगैरह होती है, वो सब यहाँ पे हम उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो होती है UTF-8 यूनिकोड। आप यूनिकोड भी यूज़ कर सकते हैं, CI। और UTF आप तब यूज़ करेंगे जब आप इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप लैटिन वाले किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश हो। जनरल लैटिन 7, क्योंकि ये लैटिन जो कैरेक्टर हैं जिनमें ABCD होती हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, इसको हम कॉलेशन सीधा छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे हम डाटाबेस मान लीजिए नाम देते हैं माई साइट 1। तो जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर माई साइट 1 नाम का डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। तो डाटाबेस जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी टेबल होती हैं। इसमें फ़िलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। यहाँ पे जो भी हम नाम देंगे और यहाँ गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। उस टेबल में यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन कॉलम्स को नाम दे सकते हैं। फिलहाल हमें इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो फिलहाल हमने एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया है माई साइट 1। जब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होती है तो हमें डाटाबेस नाम देना होता है और डाटाबेस का यूज़र नेम देना होता है। यानी कि जो यूज़र उस डाटाबेस को यूज़ कर रहा है वो हमें स्पेसिफाई करना होता है, तभी जाकर हम इस डाटाबेस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाते हैं। हमने माई साइट 1 नाम का एक डाटाबेस बना दिया है और उसी तरह हम अब एक यूज़र भी बनाएंगे। यूज़र बनाने के लिए हम यूज़र्स में जाते हैं। यहाँ ऑलरेडी कुछ यूज़र्स बने हुए हैं, जैसे रूट है, PMA है, एनी। तो इसमें जो रूट यूज़र है इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है और इसका पासवर्ड होता है ब्लैंक, यानी कि कोई पासवर्ड नहीं होता है इसमें। तो रूट नाम का जो यूज़र होता है, हम क्या करेंगे कि हम अपना एक खुद का यूज़र ऐड करेंगे। तो हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र नाम रख देते हैं USER यूज़र 1, ये हमने नाम रख दिया। होस्ट यानी कि हम इसमें लोकल होस्ट चुनेंगे, लोकल होस्ट, ये हमारे डाटाबेस का लोकल होस्ट हो जाएगा। पासवर्ड, अगर हम पासवर्ड ब्लैंक रखना चाहें तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, पर इसको हम पासवर्ड एक सिंपल सा पासवर्ड देते हैं, यूज़र USER यूज़र, ये इसका पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक बार और टाइप करना होगा यूज़र। अगर हम डायनामिकली पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसको प्रिविलेज देने होते हैं, यानी कि ये यूज़र इस डाटाबेस में क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम चेक ऑल, इसको सारे प्रिविलेज देते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा नया यूज़र क्रिएट हो जाता है, यूज़र 1, जिसका पासवर्ड हमने यूज़र रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
मैं जितना जल्दी हो सके उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा।